वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 96 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में छात्रों के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य से डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना, मातृभाषा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, डिजिटल शिक्षा मिशन या भारतीय भाषा पुस्तक योजना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। 97 क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट देखिए, भारतमाला परियोजना के तहत 2024 में 6215 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। सेकंड है, वित्त वर्ष 2024 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों ने जीडीपी में 16% का योगदान दिया। थर्ड है, पीएम किसान योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 23.61 लाख किसानों को लाभ मिला है। फोर्थ है, भारतीय रेलवे ने 2029 से 2030 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 375 मेगावाट सौर और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें तीसरा गलत है, बाकी सही है। तो 31 अक्टूबर 2024 तक 23.61 लाख किसानों के लिए पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में नामांकन कराया था, ना कि इनको लाभ दिया गया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बजट में बिहार में कृषि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री जी ने राज्य में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। सेकंड है, बजट में असम के नामरूप में 12.7 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक नए यूरिया संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, कोई भी गलत नहीं। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 32 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सी, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और ऑप्शन डी में से कोई भी करेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी गलत नहीं है क्योंकि गलत पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है,
जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसके साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी ही है क्योंकि तीनों करेक्ट दिए गए हैं। 101st क्वेश्चन, तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है 55th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो नवंबर महीने में किया गया था और इसका आयोजन गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ और इस आयोजन में फोकस देश अमेरिका था। तो इस आयोजन में जो फोकस देश था वो ऑस्ट्रेलिया था। बाकी करेक्ट है तो ऑप्शन बी चूज करेंगे। 102nd क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में स्टेटमेंट है। पहला, यूपी सरकार ने 5 मार्च 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है और सेकंड है इसे वर्ष 2030 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड है ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा नोडल एजेंसी होगी। कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन सी मतलब दूसरा गलत है। तो यहाँ पर 2028 तक के टारगेट रखा गया है ना कि 2030 तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य। 103rd क्वेश्चन है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। तो इन्होंने 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की। 8 से 9 जुलाई 2024 तक वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 9 से 10 जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहे, माफ कीजिएगा। और श्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया की यात्रा 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला, राजस्थान मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को विमानन प्रशिक्षण और रखरखाव सेवाएं विकसित करने के लिए नीति को मंजूरी दी और इस नीति के अंतर्गत कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सेकंड, 21 जून 2024 को एनसीसी पर्वतारोहण अभियान दल ने माउंट कांग याद से सेकंड अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया था। थर्ड, गुरु ग्रंथ साहिब के 2 पवित्र स्वरूप में भौतिक प्रतियां दोहा पुलिस कतर द्वारा भारतीय दूतावास को लौटा दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न विक्टोरिया झील के बारे में, इसके जीर्णोद्धार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो पहला, भारत स्थित जो थिंक टैंक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE और तंजानिया की राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद NEMC ने विक्टोरिया झील का जीर्णोद्धार करने की रणनीतियों पर निर्णय लेने के लिए जनवरी 2024 में दार एस सलाम में एक बहुराष्ट्रीय हितधारक सत्र आयोजित किया था। सेकंड, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दुनिया की सबसे बड़ी अलवणीय अर्थात फ्रेश वाटर लेक है और इसकी तटरेखा केन्या, युगांडा और तंजानिया KUT कट से याद रखिएगा, तो यहाँ पर साझा करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पर हमसे सही पूछा गया है तो 1 मिनट सी होगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में भी सही उत्तर बताना है। तो पहला है ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके प्राप्त किया गया हाइड्रोजन होता है और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। सेकंड है भारत ने 2047 तक 6 मेगा बंदरगाहों के विकास की योजना बनाई है। कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही डंकी फ्लाइट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला, हवाई जहाज के जरिए कई देशों में रुकते हुए किसी देश में अवैध रूप से की जाने वाली घुसपैठ को डंकी फ्लाइट्स कहते हैं और यह शब्द पंजाब में चोरी छिपे हवाई मार्ग से अमेरिका या कनाडा जाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से गलत बताना, इसलिए ऑप्शन डी होगा, कोई भी कथन गलत नहीं है। 108 क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में कौन सा गलत है? पहला, 15 नवंबर 2024 को चौथा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी थी और सेकंड है यह योजना NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला गलत है, दूसरा सही है। तो 6 नवंबर 2024 को ये योजना
शुरू हुई, ना कि 6 दिसंबर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजार भत्ता के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को तलाकशुदा महिलाओं के लिए इनको भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकने का फैसला सुनाया है। तो उच्चतम न्यायालय की जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इनकी बेंच थी। इन्होंने अपने फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई तो भी उस पर यह धारा 125 लागू होगी। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए कौन सा गलत है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ब्लू लाइन, ये एक सीमा रेखा है जिसका प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों के पीछे हटने के बाद किया था। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच भौगोलिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सेकंड है, बिहार राज्य ने राजिम माघी पुन्नी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ कल्प मेला पुनः शुरू करने का फैसला किया है। यहाँ पर कौन सा गलत है, वो ऑप्शन बी। क्यों गलत है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो 9 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में राजिम माघी पुन्नी मेला के स्थान पर अब क्या होगा, राजिम कुंभ मेला शुरू करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, 1 मार्च 2024 को लार्सन और टर्बो एलएनटी लिमिटेड ने निम्नलिखित में से कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपने पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किया था? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या पंजाब में से? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात के हजीरा में। 113 क्वेश्चन है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से जुलाई 2024 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है पीएम को, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है वाइस प्रेसिडेंट या विराट कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगले प्रश्न में बताना है गलत विकल्प कौन सा। पहला स्टेटमेंट है, गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है। सेकंड, इसके तहत प्रयागराज में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, SLCR की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? तो इसके तहत वाराणसी में, ना कि प्रयागराज में SLCR यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अगले प्रश्न में बताइए कौन सा कथन सही है। तो हरित क्रांति के बारे में दिया गया है, 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने इसे शुरू किया था और इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। 1974 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में उनके नाम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन ने किया था। कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो देखिए तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पर ईयर गलत दिया गया, 1970 होगा जब इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न में बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, भारत सरकार ने 9 अगस्त 2001 को पौधे की विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया था। सेकेंड है, वर्ष 1998 में गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है, इसके जल को प्रदूषण मुक्त बनाना था। थर्ड है, भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने का घोषणा किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान जो प्रोजेक्ट है वो 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। पहला, शैवाल को सपोसी अर्थात ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड है, जो फंजाई है ये परपोसी की श्रेणी में है, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। थर्ड है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की अवधारणा को वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड, गोल्डमैन अवार्ड, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, फिर गोल्डन पांडा अवार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्लोबल 500 पुरस्कार। इसके अलावा जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है, ठीक है, ये भी पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए देते हैं राइट लाइवलीहुड सोसाइटी के द्वारा। फिर जो गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन पांडा अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर वन्य जीव पर दिया जाता है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प बताना है। तो सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MP में है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ
इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एमपी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एमपी में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट एमपी में है। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये कहाँ है? रांची झारखंड में है, बाकी सब एमपी में है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के संपत्ति, जानवरों की देखभाल और रखरखाव नियम 2017 को पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत तैयार किया गया है। सेकंड है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। थर्ड, एक वैधानिक संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं।